फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन इंडियन इको का। इंडियन इको ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले चीज़ आती है कॉलोनियल रूल की डेफिनेशन। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज इन विच वन बिकम रूलर एंड सेकेंड बिकम इस कॉलोनी। यानी रूलर कौन है? ब्रिटेन, और कॉलोनी है इंडिया। जो रूलर है वो इसकी कॉलोनी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करेगा। द रूलर डिटरमाइंस ऑल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इस कॉलोनी। ठीक है ना। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर आकर अपना इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल उस पर कंट्रोल कर ले, जिसमें रूलर जो है वो अपनी कॉलोनी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करेगा, तो इस सिस्टम को कहते हैं कॉलोनियल रूल। क्या कहते हैं? ठीक है ना। लिखा? कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, वो अपने फोटो से खींच के बस पॉइंट पहला कॉलोनियल रूल। घर पे जाके होमवर्क करना है, ये तुमको कल लिख के लाना है कॉलोनियल रूल की डेफिनेशन। ठीक है। अगला आता है बिफोर कॉलोनियल रूल इंडिया की क्या हालत थी? अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया की क्या हालत थी? इंडिया में मेन जो सोर्स था लाइवलीहुड का, जीने का, कमाने का, वो था एग्रीकल्चर। क्या था? ठीक है ना। मगर और भी मैन्युफैक्चरिंग है ना एक्टिविटीज़ में है ना अपन लोग जुड़े हुए थे, और वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ पूरे वर्ल्ड में अपने है ना बहुत अपन उसके लिए नॉन थे, और भी है ना चीज़ें थी। तो पहला मेन था एग्रीकल्चर, मगर दूसरे और भी सोर्स थे जो कि प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए थे। दूसरा पॉइंट आता है इंडिया वेल नॉन थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए। किसके लिए थी? ठीक है ना। जैसे कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन्स, वर्क्स, ज्वेलरी, इन सब के लिए भी इंडिया बहुत वेल नॉन थी पूरी दुनिया में। एक तो एग्रीकल्चर हुआ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हुई, कुछ दूसरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, सीड्स थी, कॉटन थे, सिल्क थी, टेक्सटाइल थी, मेटल था, और प्रीशियस स्टोन वर्क था, ज्वेलरी थी। अब जैसे ही ब्रिटिश लोग आए अपने यहाँ पर, उन्होंने अपने ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी डाली जो कि ना उनके लिए दो काम करती थी। एक तो उनका फ़ायदा और अपने देश का नुकसान, यानी इसको कहते हैं टू फोल्ड इफेक्ट। क्या कहते थे? उन्होंने अपनी सारी पॉलिसी ऐसी लगाई जो उनको प्रमोट करती थी और अपने लिए ख़राब थी। इसको कहते हैं टू फोल्ड इफेक्ट। अब आ रहा है आगे टू फोल्ड। सच इकोनॉमिक पॉलिसी एम टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी इनटू एक्सपोर्टर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ कंज्यूम ऑफ फिनिश गुड। यानी टू फोल्ड इफेक्ट क्या था? उन्होंने पॉलिसी जो लगाई वो टू फोल्ड इफेक्ट थी। टू फोल्ड इफेक्ट का मतलब एक ही पॉलिसी से दो इफेक्ट पड़े। क्या थे दो इफेक्ट? इफेक्ट ये था कि उनको इंडिया को तो बनाना था एक्सपोर्टर। क्या बनाना था? किसका? रॉ मटेरियल का। किसका? और वापस इंडिया को ही बनाना था इम्पोर्टर फिनिश गुड का। किसका बनाना था? तो ये दो चीज़ें करनी थी उनको। एक्सपोर्टर बनाना था रॉ मटेरियल का, सारा जो भी यहाँ पे कच्चा माल है वो अपन को भेजे, वही माल से अपन वहाँ पे वो बनाएंगे चीज़ें और वापस वो यहाँ पर आके उसी को बेचेंगे। तो ये इसका टू फोल्ड इफेक्ट है। ठीक है ना। क्या था टू फोल्ड इफेक्ट बेटा? जल्दी बता। रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना और फिनिश गुड का इम्पोर्टर बनाना। ठीक है। उस समय कॉलोनियल रूल के समय कुछ एक्सपर्ट्स हुए, जैसे दादा भाई नेहरू, वी.के. आर.वी. राव, कुछ लोग हुए थे, आर.सी. देसाई। इन लोगों ने क्या किया था? अपने यहाँ की देश नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इसको निकालने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। कौन कौन हुए थे? दादा भाई नेहरू, आर.वी. राव और एक होता आर.सी. देसाई। क्या थे? ये 3-4 जने थे इकोनॉमिक्स जिन्होंने अपने देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम निकालने में रोल प्ले किया था। क्लियर है? दादा भाई नेहरू, वी.के. आर.वी. राव और आर.सी. देसाई। लिख गया? इसका 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है। लिख लिया? बहुत सारी स्टडीज़ में पता चला है कि इंडिया की एग्रीगेट रियल आउटपुट 20th सेंचुरी से हाफ उससे पहले 2% थी, और ग्रोथ जो थी हमारी एनुअल ग्रोथ वो 0.5% थी। कितनी थी? 0.5%। ठीक है ना। जिन लोगों को ये नहीं पता कि 0.5% और 0.5% एक ही होता है, उनके लिए 0.5%। ठीक है ना। तो हमारा एग्रीगेट रियल आउटपुट जो था वो 2% था, और हमारी ग्रोथ रेट थी वो 0.5% थी। अब आता है यहाँ तक मैंने क्या पढ़ा? कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल से पहले हमारी कंडीशन क्या थी?
हमारे कॉलोनी रूल के दौरान हमारे पर कैसी पॉलिसीज लगाई गई थी, और उसके बाद हमारे किसने है ना फर्स्ट टाइम है ना नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किया था। अब आ रहा है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन लिखना मत समझ लेना। नेशनल इनकम क्या होती है? इंडिया के जो रेजिडेंट इंडियन है, रेजिडेंट यानी कि तुमको पता है ना जो इंडिया में रहते हैं, एक डेफिनेशन होती है रेजिडेंट की, जो बहुत टाइम तक इंडिया में रहते हैं या इंडिया से बिलोंग करते हैं और आते जाते रहते हैं, जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नेशनल इनकम क्या होती है किसी भी देश की, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी साल भर की फैक्ट्री इनकम जोड़ दो। क्या जोड़ दो? फैक्ट्री इनकम जोड़ दो, जो उन्होंने कमाई लैंड लेबर कैपिटल को देने से होती है ना। फैक्ट्री इनकम मैंने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, क्या होती है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया के, यानी अपने इंडिया की बात करें तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया की, या किसी और देश की बात करें तो उस देश के रेजिडेंट्स जो उनके वहाँ पर रहने वाले हैं उनकी ना इनकम को जोड़ दो, सम लगा दो, देश की इनकम आ जाएगी। तो नेशनल इनकम क्या होती है? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में क्या आती है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में किसी देश के रेजिडेंट लोगों ने, वहाँ के रहने वाले लोगों ने एक साल में जितनी फैक्टर इनकम कमाई, क्या कमाई, वो सबको जोड़ दो। देश के लोगों की इनकम जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक देश की इनकम आ जाएगी ना। अगला आता है पर कैपिटा इनकम। क्या होता है? देश की जितनी भी इनकम है, टोटल इनकम, उसको देश की जितनी भी इनकम है उसको डिवाइड कर लो टोटल पॉपुलेशन से। किससे कर लो? वो आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। क्या आ जाएगा? देश ने 1 करोड़ रुपये कमाए, लोग में देश में 1 करोड़ रुपये कमाए और 1 करोड़ लोग है, डिवाइड कर लो, यानी पर इंसान ने साल भर में 1 रुपया कमाया, तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन वो आता है पर कैपिटा इनकम। क्या आता है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अगला आता है एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब ये एक सेक्टर के बारे में बताएगा अपन को कि प्राइमरी सेक्टर की हालत थी, सेकेंडरी सेक्टर की हालत थी। सबसे आता है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। किस पे आता है? हमारे देश का भी अपने पढ़ा, मेन सोर्स था एग्रीकल्चर। 85% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। उसके बाद भी हम अपने देश की खुद की सेल्फ कंजप्शन जितनी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते थे। सोच, 85% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, फिर भी देश के नीड, जो लोगों की नीड, कंजप्शन नीड है ना देश की खुद की, बाहर की तो छोड़ो, दूर की, बहुत दूर की बात है, अपने देश की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे अपन सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। क्या नहीं थे? समझ में क्या मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट? अपन भी है ना सेल्फ सफिशिएंट। कैसा, क्या मतलब है? खुद पे डिपेंडेंट है अपन, ठीक है ना। तो वो नहीं थे अपन को फिर भी बाहर से माल मंगाना पड़ता था, ठीक है ना। क्यों? इसके कारण क्या थे? पहला कारण था लैंड टेन्योर सिस्टम। क्या था? लैंड टेन्योर सिस्टम का दूसरा नाम है जमींदारी सिस्टम, और है जो भी है लैंड टेन्योर सिस्टम। क्या था समझना ध्यान से। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द एग्रीकल्चर लैंड बिलोंग टू द cultivators, but the stagnation in the agriculture sector was caused because mainly, अब समझना, ब्रिटिश लोगों ने आने से पहले जो ज़मीन थी वो कल्टीवेटर्स की थी, फार्मर्स की, उनके नाम की थी, उनकी थी, है ना। और मगर ब्रिटिश लोगों को आने के बाद हुआ क्या? नया एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या कराया गया? परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको कहते हैं जमींदारी सिस्टम। इसमें सारी ज़मीन है ना वो ब्रिटिश लोगों, अब ब्रिटिश वालों ने कहा ये सारी ज़मीन हमारी है, आप सिर्फ इस पर काम कर रहे हो, उसके बदले में हमारी ज़मीन को यूज़ लेने के बदले में आपको लगान देना पड़ेगा। लगान क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन तो हमारी है, हमारा राज है, हमारी ज़मीन है। अब उनकी ज़मीन नहीं रही, उनसे ज़मीन पूरी ऑनरशिप किसके पास चली गई? ब्रिटिश लोगों के पास। तो एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ जिसको कहते हैं परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम 1793 में, जो कि लगा दिया गया कॉलोनी गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश लोगों के द्वारा। इसका दूसरा नाम पड़ा जमींदारी सिस्टम। इसमें क्या हुआ? अंडर दिस सिस्टम कल्टीवेटर्स लॉस्ट देयर ओनरशिप राइट ओवर द लैंड। कल्टीवेटर्स ने अपना ओनरशिप और राइट जो था ना, ओनरशिप राइट, वो खो दिया अपनी लैंड्स पर, ठीक है ना। नाउ जमींदार वर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स एंड डिपॉजिट इट टू गवर्नमेंट एंड द प्रॉफिट एक्यूरिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स। क्योंकि अब ज़मीनें हो गई थी ब्रिटिश लोगों की, तो अब आप दूसरों की ज़मीन पर काम कर रहे हो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लोग, आपको उसके बदले में लगान देना पड़ेगा। तो उस लगान या उस ज़मीन से जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो ज़मींदार इकट्ठा करके ज़्यादा देते थे ब्रिटिश लोगों को। किसको देते थे? ब्रिटिश लोगों को। और उसका कुछ पार्ट ज़मींदारों के पास रहता था। किस पास रहता था? तो जो प्रॉफिट एग्रीकल्चर से रहना था किसानों के पास, अब वो जाने लग गया ब्रिटिश लोगों को और ज़मींदारों के पास, ठीक है ना। इस कारण से क्या हुआ? पहला कारण कि एग्रीकल्चर इतना बड़ा नहीं, क्योंकि अगर आपको इसी में फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है तो आप उसमें दिमाग लगाओगे क्या, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम थी। अब जमींदार क्या होते थे, बिना ये देखे कि गरीब लोगों की हालत है, बारिश हुई या नहीं हुई, कोई प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ, बिना इसको कंसिडर करे लगान लेते ही थे।
आपको लगान देना है, हमको नहीं पता बारिश हुई या नहीं हुई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, आपको कैसा भी करके लगान देना है। तो इससे क्या हो गया, धीरे धीरे ना जो लोग एग्रीकल्चर में थे वो छोड़ के जाने लग गए, यार ऐसा कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो जमींदारों ने क्या किया, उनको रेंट लेना स्टार्ट किया बिना ये देखे कि उनकी पेमेंट की हालत क्या है, उनकी कंडीशन कैसी है, क्लियर है। तो इसके कारण क्या हो गया, बहुत जल्दी है ना लोग इसको छोड़ के जाने लगे। ये पहला कारण था जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर इतना अच्छे ढंग से बढ़ा नहीं, ठीक है ना। इसके पीछे और भी कारण थे, अपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, फर्टिलाइजर सिस्टम अच्छा नहीं था, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, फर्टिलाइजर सिस्टम अच्छा नहीं था, ठीक है ना, क्या नहीं था, हाँ अपन को डिपेंड रहना पड़ता था सिर्फ बारिश पर, ठीक है ना। उसको नेक्स्ट थोड़ी देर बाद आऊँगा, तो दूसरा कर। अगला होता है, दूसरा पॉइंट है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या है, अपन पढ़ रहे हैं कि हमारे प्राइमरी सेक्टर की हालत खराब क्यों थी। पहला था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा था कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या होता है, इट इम्प्लाइज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फैमिली कंजप्शन और सेल्फ कंजप्शन। यानी जब हम क्रॉप्स ऐसी बनाने लग जाए जो कि मार्केट में बेचने के इरादे से बनाई जाए, ना कि खुद के कंजप्शन के लिए। यानी एक तो होता है भाई आप गेहूँ बना रहे हो, चावल बना रहे हो, और एक आप बना रहे हो सिल्क। क्या बना रहे हो, अब सिल्क को तो खाने से रहा, कभी खाइए सिल्क बेटा, सुनी खाइए बेटा, यहाँ पे डेयरी मिल्क की बात नहीं हो रही है, कपड़े की बात हो रही है, लड़के की हाँ मुँह बात आ गया, हाँ खाइए खाइए, डेयरी मिल्क की बात नहीं हो रही है बेटा, है ना। तो जब आप बाजार में बेचने के लिए चीज़ें बनाने लग जाओ, ना कि सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसको कहते हैं कमर्शलाइजेशन। क्या होता है, ब्रिटिश लोगों को पता था कि भाई अपन को है ना इनको एक्सपोर्टर बनाना है, क्या बनाना है, तो इन्होंने क्या कर दिया, फार्मर्स को ज़्यादा है ना लोभ देना स्टार्ट कर दिया कि तुम यार ये क्या बना रहे हो, इसमें तुमको क्या मिलता है 8 रुपये 10 रुपये किलो, तुम ये बनाओ, सिल्क बनाओ, जूट बनाओ, कॉटन बनाओ, हम इसमें तुमको ज़्यादा रुपए देंगे। और ज़मीन उनकी हालत पहले से ही ख़राब थी, तो उनको है ना इस तरह से है ना प्रमोट किया गया, या इस तरह से है ना लुभाया गया कि वो है ना कमर्शियल चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दे, क्या कर दे। और इसलिए ये कारण था दूसरा कि इतने सारे ज़मीन होने के बाद भी और इतने सारे किसान होने के बाद भी हम है ना इतने सारे किसान होने के बाद भी हम अपने खुद के देश का सेल्फ कंजप्शन नहीं कर पाते थे, हमारे देश में भूखमरी चलती थी, ठीक है ना। अगला आता है पोर्शन ऑफ कंट्री। क्या, पार्टीशन ऑफ कंट्री। क्या हो गया, पार्टीशन ऑफ कंट्री। हमारा देश इंडिया पाकिस्तान हो गया था, तो बहुत सारी फर्टाइल पार्ट, बहुत सारा अच्छा उपजाऊ पार्ट, जहाँ पंजाब का एक बहुत बड़ा पार्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है, वो चला गया पाकिस्तान के पास। क्या चला गया, तो ये तीसरा कारण था कि हम अपनी खुद की कंजप्शन नीड्स को पूरा नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। आगे चलें, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आ सकता है एक नंबर में, ध्यान रखना, MCQs आएंगे, अंदर से पॉइंट आएंगे, जो भी पढ़ा रहा हूँ कल अंदर से पढ़ के आओगे, हर एक पॉइंट जो बोल रहा हूँ उसका एक नोट्स बना के आओगे। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, हर के पॉइंट के 2-3 पॉइंट होने चाहिए, पहले कह रहा हूँ। अगला आता है सेकेंडरी सेक्टर। क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर तुमको पता होता है, जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें अपन है ना रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, ठीक है ना। अब इसकी हालत क्यों खराब थी वो समझना। पहला था वेल प्लान डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या, वेल प्लान डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें वापस वो का वही आ गया, ब्रिटिश लोगों का, क्योंकि ब्रिटिश लोगों की 2 फोल्ड एक्टिविटीज़ थी, 2 फोल्ड पॉलिसीज़ थी। वो चाहते थे इंडिया बने एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड का बने इंपोर्टर। तो उन्होंने जानबूझकर अलग अलग पॉलिसीज़ लगाकर हमारे यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया। क्या कराया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जानबूझकर हमारी इंडस्ट्रीज़ पर टैक्स ज़्यादा लगाया। क्या लगाया, अब हमारी इंडस्ट्रीज़ पर लगाया टैक्स ज़्यादा। अगर हम यहाँ से बाल किसी और देश को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर लगा दे टैक्स ज़्यादा। वहीं अगर ब्रिटिश से अगर माल खरीदते हो तो उस पर टैक्स कर दिए कम, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या हो गया, अगर आप यहाँ माल बना भी रहे हो तो महंगा बिक रहा है, जबकि ब्रिटिश वालों का माल अगर आके भी आ रहा है वहाँ से तो भी तो सस्ता बिक रहा है। तो धीरे धीरे क्या होने लग गया, हमारे यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। क्या लग गया कि भाई यार लोगों ने कहा बना के भी बिक तो रहा नहीं, तो क्या करेंगे। तो पहला होगा वेल प्लान डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या हो गया, ठीक है ना। आगे चलें, ये क्यों किया इन्होंने 2 फोल्ड इफेक्ट क्यों लगाया, ताकि है ना इंडिया बने रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और अपन और इंपोर्टर बने फिनिश गुड्स का। अगला आता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को भी इन्होंने दबा दिया, ठीक है ना। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का भी आप समझ लो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया, जो भी कर दिया। इसका मतलब क्या है, अपने यहाँ पे जो मेन इंडस्ट्री थी एग्रीकल्चर के बाद वो क्या थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्या थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को जो सपोर्ट करती थी वो करती थी रॉयल फैमिलीज़। क्या करती थी, और रॉयल फैमिलीज़ ब्रिटिश रूल में धीरे धीरे खत्म होने लगी, तो एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का सपोर्टर गायब हो गया। दूसरा
जो ब्रिटिश लोग थे वो है ना मशीन मेड हैंडीक्राफ्ट बनाने लगे। क्या बनाने लगे? मशीन से हैंडीक्राफ्ट। एक तो आप हाथ से बना रहे हो, 4 दिन में एक बन रहा है, मशीन से 1 दिन में 4 बन रही है, तो वो बहुत सस्ता पड़ता था। क्या पड़ता था? तो वो अपना मशीन मेड हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे लाकर बेचने लग गए, जो कि बहुत सस्ता पड़ता था, और उसके सामने हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो बहुत महंगा पड़ता था। तो इस कारण से ये भी हमारे धीरे धीरे क्या होने लगे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी, क्योंकि रॉयल फैमिलीज जो इनको सपोर्ट करती थी वो खत्म हो गई, वही देते थे भाव अच्छे खासे हैंडीक्राफ्ट चीज़ों के। और दूसरा वो मशीन मेड ब्रिटिश लोग बनाने लगे और यहाँ पे लाकर इंपोर्ट करने लगे। उसके कारण क्या हो गया, वो सस्ता बिकने लग गया, हमारा बिकता नहीं था महंगा। और अगर हम बाहर बेचते थे हैंडीक्राफ्ट, जो दूसरे देश भी लेते थे, उस पर लगा दिए बहुत टैक्स। क्या लगा दिए? ये तीनों कारण से क्या हो गया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। अगला होता है स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। क्या होता है? स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री का मतलब जो आज की तरह की जो नई नई इंडस्ट्रीज है ना, स्टील की, ठीक है ना, मशीनें बनाने की, वो सब चीज़ें ना, उनकी ग्रोथ बहुत कम आई। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक मॉडर्न इंडस्ट्रीज के नाम से सिर्फ एक टाटा स्टील थी। क्या थी? टाटा स्टील। उसके अलावा कोई मॉडर्न इंडस्ट्री थी नहीं, सब हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज थी, सिल्क की, है ना, कॉटन की, इसकी, और कोई इंडस्ट्री नहीं थी। तो हमारे क्या हुआ, ग्रोथ ही नहीं हुई मॉडर्न इंडस्ट्री, क्योंकि कभी सरकार ने, ब्रिटिश लोगों ने, है ना, उसके लिए सपोर्ट ही नहीं किया। और दूसरी बात, मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल था, उस रॉ मटेरियल तो बाहर चला जाता था। तो हमारे यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज की कभी, है ना, कोई क्या कहता है, ग्रोथ ही नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई? मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम से भी एक टाटा स्टील थी हमारे पास। क्या थी? और कोई इंडस्ट्री थी नहीं, क्योंकि ना तो ब्रिटिश लोग सपोर्ट करते थे, ना रॉ मटेरियल हमारे पास बैठता, और रॉ मटेरियल महंगा भी पड़ता था, क्योंकि वो टैक्स बहुत लगाता था इंडिया में यूज लो तो। अगला आता है लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। क्या होता है? लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज जो मशीन और मशीन टूल्स बनाती है। क्या बनाती है? ठीक है ना, इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स विच आर इन टर्न यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स ऑफ करंट कंजप्शन। जो करंट कंजप्शन बनाने के लिए, करंट में जो कंजप्शन होने हैं उनके लिए जो आर्टिकल्स बनाते हैं, जैसे करंट कंजप्शन क्या है हमारा, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, उनके लिए जो आर्टिकल्स चाहिए, मशीन चाहिए, मशीन टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उनको जो बनाते हैं उसको कहते हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्री। क्या कहते हैं? कैपिटल गुड। हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड इंडस्ट्री के नाम पे कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि हमारे को सब, उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने रूल बना रखा था कि मशीन आपको बाहर से ही खरीदनी है, ठीक है ना, यहाँ से नहीं खरीद। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी नहीं हमारे यहाँ पे। अगला आता है लो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। क्या? जीडीपी का मतलब तुमको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। साल भर में एक देश ने कितने रुपए का गुड्स एंड सर्विस बनाया, उसकी वैल्यू जो होती है, मार्केट वैल्यू, उसको कहते हैं जीडीपी। क्या कहते हैं? जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड। एक देश में एक साल में देश की टेरिटरी के अंदर कितने रुपए की गुड्स एंड सर्विस बनाई, उसकी मार्केट वैल्यू को कहते हैं जीडीपी। जीडीपी में तीन इंडस्ट्री को जोड़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बहुत छोटा सा पार्ट था। क्या था? बहुत कम पार्ट था। हमारा जो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए जीडीपी में, उस कंट्रीब्यूशन में जो सेकेंडरी सेक्टर था उसका बहुत छोटा सा, बहुत माइनर पार्ट था, 2% या इतना कुछ होगा, ठीक है ना। अगला आता है लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या सेकेंडरी सेक्टर के बढ़ने का कारण एक भी था कि पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट की तरफ से सेकेंडरी सेक्टर के लिए कुछ किया ही नहीं गया। आज लाइक में जो सेकेंडरी सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत लगा रखी है इंडस्ट्री, उस समय में ब्रिटिश लोगों ने ज़्यादा कुछ लगाने की सोची नहीं, सिर्फ रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, इस पर कुछ रुपया लगाया था, और सबसे ज़्यादा रेलवे, वो भी अपने फायदे के लिए, बाकी और किसी इंडस्ट्री में दिमाग ही लगाया, और इसलिए हमारे यहाँ सेकेंडरी जो इंडस्ट्री थी वो बढ़ी नहीं। अब आता है फॉरेन ट्रेड पर। किस पर आते हैं? फॉरेन ट्रेड का मतलब तुमको पता ही है, जब हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड करें, खरीदे बेचें, उसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड। क्या कहते हैं? उसमें सबसे पहला नाम आता है टैरिफ। क्या आता है? टैरिफ का मतलब होता है टैक्स लिवाइड ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैक्स को कहते हैं टैरिफ। क्या कहते हैं? टैरिफ, ठीक है ना। अगला आता है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है द टाइप्स ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय पर्टिकुलर कंट्री। कंपोजिशन का मतलब होता है आप एक कंट्री किस टाइप की गुड्स को इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट करती है, उसी को कहते हैं कंपोजिशन। अगर आपको ये पूछे आपकी कंट्री का कंपोजिशन क्या है फॉरेन ट्रेड का, तो अल्टीमेटली ये पूछा है कि आप किन गुड्स को इंपोर्ट करते हो और किन गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है ना। अपन आते हैं फॉरेन ट्रेड के ऊपर क्या हालत थी हमारी, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन। हमारे देश का 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता था ब्रिटेन को होता था। क्या होता था? ब्रिटेन को होता। कुछ एक होता था श्रीलंका को, रशिया को, इनको कुछ एक होता था, मगर उस पर भी धीरे धीरे टैक्स लगाकर उन्होंने कम कर दिया। मैन जो होता था 50% से ज़्यादा वो किस पर होता था? ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन ने ज़्यादा करने के लिए कि भाई ज़्यादा आ जाए, ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती थी कि वहाँ से माल लाना ले जाना बहुत भारी पड़ता था, क्योंकि बहुत घूम कर आना पड़ता था, सीधा आना पड़े उनके लिए। उन्होंने एक है ना आर्टिफिशियल लैग बना दी, इसको स्विच कैनाल कहता है। क्या कहते हैं? स्वेज कैनाल, स्विच कैनाल जो भी है, स्वेज कैनाल। उन्होंने एक आर्टिफिशियल लैग बना दी। क्या बना दी? आर्टिफिशियल लैग, ताकि सीधा आ सके अपन।
पहले घूम के आना पड़ता था। अगला आता है अपने देश का, अपन पढ़ रहे हैं फॉरेन ट्रेड, तो पहला था कि भाई मोनोपोलिक राइट किसका था, ब्रिटेन का। दूसरा था प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर थे अपन, क्या थे अपन फॉरेन ट्रेड के नाम पे क्या थे, एक एक्सपोर्टर बन गए थे प्राइमरी प्रोडक्ट के, क्या बन गए थे, रॉ मटेरियल अपन एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। इसके बाद इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, फॉरेन ट्रेड के नाम पे अपन क्या थे, फिनिश गुड के इंपोर्टर बन गए थे। ब्रिटेन से अपन फिनिश गुड खरीदते थे क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट तो अपने पास से चला जाता था, ठीक है ना। अपने पास रॉ मटेरियल तो है नहीं, बनाएंगे क्या, तो बना बनाया माल लेना पड़ता था अपन को। अगला आता था इकोनॉमिक ड्रेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्लोरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एक्सप्लोरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब क्या है, ऐसा तो है नहीं कि अपने पास रुपए नहीं थे, अपन इतना ज़्यादा रुपए है ना, इतना ज़्यादा माल अपन करते थे एक्सपोर्ट, तो रुपया तो मिलता था, सोना तो आता था ब्रिटेन से, वो रुपया गया कहाँ, फिर भी अपन इतने गरीब कैसे बन गए, अपने देश में हिमांशु जैसे लोग कैसे आ गए, ठीक है ना। तो इसका रुपया कहाँ गया वो समझना, दो तरह से। एक तो अपने जो भी रुपया था वो है ना, ब्रिटेन वाले जो कंट्री, ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन के लोग थे, वो अपने वॉर में उनकी, ब्रिटेन इंडिया पे तो था ही, पूरे देश, पूरे ना वर्ल्ड में उनका कहीं ना कहीं राज चलता था और लड़ाई होती रहती थी, वॉर्स होती रहती थी, तो उसमें वो रुपये लेते थे यूज़। पहला तो इंडिया का रुपया अपन ने कमाया, अपन से रुपये खींच के लगा लेके छीन कर, और दूसरा अपने देश में जो अच्छे अच्छे वो है ना ऑफिस बनाते थे, बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे, बहुत अच्छी चीज़ है, उसके लिए भी रुपया कहाँ से लेते थे, इंडिया के लोगों से रुपया लेकर और वहाँ बनाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे इकोनॉमिक ड्रेन हो गया हमारा, क्या हो गया, रुपया तो था हमारे पास वॉर्स के लिए और अच्छे ऑफिस बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, है ना, रुपये ले गए। ये इकोनॉमिक ड्रेन का 3-4 नंबर का रुपया आता है, ध्यान रखना। अगला आता है एक नाम दिया हुआ है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम का मतलब क्या होता है, जो दिखती नहीं है मगर इसके जिनके थ्रू रुपये मिलते हैं, जैसे सर्विसेज, क्या आते हैं, सर्विसेज, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला आता है डेमोग्राफिक सिनेरियो। क्या है, डेमोग्राफिक सिनेरियो, ठीक है ना। डेमोग्राफिक सिनेरियो का मतलब है डेमोग्राफिक कंडीशन, यानी आपके देश की जनसंख्या की क्या कंडीशन है, रहने वाले लोगों की क्या कंडीशन है, ठीक है ना। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी अगर आप पॉपुलेशन की स्टडी करो, क्या करो, स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन लाइक ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, डेंसिटी। अगर आप पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हो कि क्या क्या है, कि पॉपुलेशन में कितने बर्थ रेट है, डेथ रेट है, तो इसको कहते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। क्या कहते हैं, सबसे पहला आता है फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली जनसंख्या कब काउंट की गई, 1881 में, किसमें, 1881 में, ठीक है ना। अगला स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, 3 पार्ट में बांटा गया इसको, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है ना। अपने डेमोग्राफिक यानी जो बहुत ही हालत खराब, फिर थोड़ी ठीक, फिर बहुत अच्छी, इसको 3 पार्ट में बांट दिया है। पहला है फर्स्ट स्टेज, क्या है, फर्स्ट स्टेज में थे हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, जन्म भी ज़्यादा लेते थे और मरते भी ज़्यादा थे। सेकंड स्टेज था हाई बर्थ रेट, बच्चे तो ज़्यादा होते थे मगर मरते कम थे, लो बर्थ रेट। और लास्ट थर्ड स्टेज आ गया लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट। मार तो बेटा हाई सब मार तो बस मार, हाँ तो आगे कर, बता दूंगा, रुक जा मैं, हाँ तो चला जा। लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ था, 1921 इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहा जाता है, 1921 को, क्योंकि ये जो ईयर है यही फर्स्ट स्टेज को और थर्ड स्टेज को अलग करके बीच में सेकंड स्टेज आता है। तो 1921 है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि ये अपन के दोनों स्टेज को अलग करता है। फर्स्ट और थर्ड के बीच में सेकंड स्टेज जो स्टार्ट हुआ ना, वो 1921 में हुआ। क्या हुआ, ठीक है ना। तो याद रखना 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको कहते हैं, 1921 को। क्या कहते हैं, क्योंकि इसी में अपन है ना सेकंड स्टेज में एंटर हुए थे, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में, ठीक है ना। बर्थ रेट का मतलब तुमको पता ही है, एक साल में 1000 नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन ईयर, इसको कहते हैं बर्थ रेट। और डेथ रेट नंबर ऑफ पर्सन डाइंग पर 1000 ईयर, जितने भी बच्चे हुए उसको डिवाइड कर लो 1000 से, जितने बच्चे हुए टोटल पॉपुलेशन लो नीचे, जितने बच्चे हुए उसको रखो ऊपर और इंटू करो 1000, परसेंटेज में 100 से करते हैं ना, 1000 से करेंगे तो आ जाएगी डेथ रेट, क्या बर्थ रेट, क्या जाएगी, टोटल पॉपुलेशन को रखना है नीचे, टोटल बर्थ को रखना है ऊपर, इंटू 1000 करोगे आ जाएगी बर्थ रेट, टोटल डेथ को रखो ऊपर, टोटल पॉपुलेशन को रखा नीचे, इंटू 1000 करो तो आ जाएगी डेथ रेट, क्या जाएगी। अगला आता है लो लेवल ऑफ सोशल इंडिकेटर्स। क्या आता है, हमारे यहाँ पे सोशल इंडिकेटर्स बहुत लो लेवल के थे। सोशल इंडिकेटर्स क्या होता है देखना, पहला लो लिटरेसी रेट, क्या थे, सिर्फ 16% लोग लिटरेट थे, क्या थे,
सिर्फ 16% लोग, बाकी सब हिमांशु जैसे, ठीक है ना। और अगर फीमेल की बात करें तो सिर्फ 7%, बाकी सब टीना जैसे, ठीक है ना। सर जो 0.5 है, 0.5 नहीं है, ठीक है ना। तो 16% लोग थे लिटरेट, उसमें भी फीमेल तो सिर्फ 7% थी। अगला आता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है नवजात बच्चे जो होते हैं उनकी डेथ होना, 1 साल से छोटे बच्चे जो मर जाए पर 1000 बच्चों पर 1000 बच्चे हुए हैं, उनमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र पाने से पहले ही मर गए, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स का मतलब होता है 1 साल से छोटे बच्चे डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ एनुअली। 1000 जो बच्चे हुए हैं उनमें से इन्फेंट को कहते हैं नवजात बच्चे। क्या कहते हैं? ऐसे बच्चे जो 1 साल की उम्र पाए नहीं, 1 साल के हुए नहीं, उससे पहले ही, ठीक है ना, 1 साल होने से पहले हिमांशु का चेहरा देख लिया, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा थी अपने यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी, 218 कितनी थी पर 1000, 1000 में से 218 बच्चे तो मर जाते थे, चाहे वो हिमांशु का चेहरा देखे या फिर थोड़े दिन गवर्जा के साथ रह जावे, तो दुखा से भी मर के 218 लोग मर जाते थे, ठीक है ना। अगला है लाइफ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है आपका एवरेज कितना, एक इंसान कितनी एज जीता है। अगर आपके जितने भी जने हैं ना जो मरने की एवरेज कितनी उनकी है, 10 जने बैठे हैं, एक जना जिया 100 साल, एक जना जिया 60 साल, एक जना जिया 50, तो एवरेज कितनी आ रही है इनकी? 70 साल कितनी आ रही है? तो पूरे देश में है ना एवरेज लोग कितने जी रहे थे? अपनी एक्सपेक्टेशन थी 44 ईयर्स। क्या थी? 44 साल जीते थे एवरेज। उससे ज़्यादा जीते थे या तो ब्रिटिश लोग मार देते थे या खुद ही भूखमरी से मर जाते थे, नहीं तो बीबी सुना के मार देती थी, ठीक है ना। कमाते नहीं हो, ठीक है ना। 44 साल थी अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना। अगला एक्सटेंसिव पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी फैली थी। आज भी देख सकते हो तुम हिमांशु को, तुमको लग जाएगा नहीं सर अभी भी गरीबी तो है, ठीक है ना। ये सब अपने है ना ये सब अपनी डेमोग्राफिक सिनेरियो था, या है ना। आगे चलते अपन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्या था? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है आपके जो वर्किंग लोग है, वर्किंग पॉपुलेशन। यहाँ बात वर्किंग पॉपुलेशन की हो रही है, जो काम कर सकते हैं, काम करने लायक है, काम करना चाहते हैं। यहाँ पे हटेला की या गौड़िया जैसे के लोगों की बात नहीं हो रही है, वर्किंग पॉपुलेशन की बात हो रही है। किसी हो रही है? जो हर तरीके से स्वस्थ है, ठीक है ना, जो मेंटली गायब है या फिर फिजिकली गायब है, उनका काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जो आपके वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस किस सेक्टर में काम कर रही है, अगर उस सेक्टर में अपन बाहर दें उनको, उसी को कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अपने यहाँ पर 3 सेक्टर थे, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस। 70 से 75% एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। किसमें लगे हुए थे? एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 10% क्या थे, और सर्विस सेक्टर में थे 15 to 20% क्या थे। ये अपना था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अभी बता रहा हूँ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। जब आप है ना अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर लेते हो, क्या कर लेते हो, उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अगला आता है रीजनल वेरिएशंस। क्या होता है? अपने एक सेक्टर, एक स्टेट के लोग तो बहुत ज़्यादा काम में लगे हुए थे और दूसरे सेक्टर के लोग एकदम भूखमरी में मरे हुए थे, इसको कहते हैं इतना वेरिएशंस था। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की है ना एम्प्लॉयमेंट फैला हुआ था। किसी में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, किसी में बहुत कम। बिहार में बहुत ज़्यादा, बहुत कम लोग, बिल्कुल ही गरीब, कोई काम नहीं है। और वही है ना दूसरे सेक्टर में बहुत ज़्यादा। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, बंगाल विटनेस ऑफ अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ वर्क फोर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये जो नाम बोले मैंने, इन सब सेक्टर में, इन सब स्टेट में है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में तो होता गया कम लोगों का मन काम, और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ता गया। क्या हुआ? बढ़ता गया। एग्रीकल्चर में तो होता गया कम और मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ता गया, ठीक है ना। तो ये बता रहा है, जबकि है ना एग्रीकल्चर में बढ़ा, कहाँ बढ़ा? ओडिशा में, राजस्थान में, पंजाब में, यहाँ पर लोगों ने एग्रीकल्चर में काम बढ़ाया। तो इसको कहते हैं वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब होता है अलग अलग रिजल्ट आना। एक जगह तो एग्रीकल्चर कम हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, और दूसरी जगह मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रहा है और एग्रीकल्चर कम हो रहा है। लास्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बेसिक नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी नीड की डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक नीड्स होती है, रोड्स, ब्रिज, उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। रेलवेज, ठीक है ना। तो पहला आता है रोड्स। क्या था? रोड्स की हालत बहुत ख़राब थी, हमारी रोड्स की हालत बहुत ख़राब थी, और उसमें भी
गाँव की तो हालत ऐसी थी कि बरसात के टाइम कनेक्टिविटी टूट जाती थी। क्या हो जाती थी? कनेक्टिविटी टूट जाती थी गांव में। अगर आप चले गए बारिश के टाइम तो आप 3-4 महीने बाद आप किसी भी रोड के अंदर घुसे हुए आदमी पाए जाओगे। इतनी हालत ख़राब थी, दलदल थी, तो बहुत हालत ख़राब थी। जिसमें तो क्या कह रहा ना, गाँव की तो कनेक्टिविटी बहुत ख़राब थी। बारिश में तो बिल्कुल आप जा ही नहीं पाते थे, तो रोडों की हालत बहुत ख़राब थी। फिर भी बाद में ना ब्रिटिश लोगों ने कुछ रोडें अच्छी करी वहाँ पर करी, क्योंकि है ना उनको अपनी जहाँ अपनी आर्मी आराम से पहुँचानी हो, हर जगह आर्मी जल्दी से पहुँच जाए, तो उन्होंने अपनी रोड्स को बेटर किया। क्या कि सिर्फ कनेक्टिविटी के कारण है ना, यूँ नहीं कि कहीं पे विद्रोह चल रहा है और हमारी आर्मी नहीं पहुँच जाए, कनेक्टिविटी टूटी हुई इसलिए। अगला आता है रेलवे। क्या आता है? ब्रिटिश लोगों का सबसे अच्छा जो था पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। अगर क्वेश्चन आ जाए ब्रिटिश लोगों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था, तुम सोचोगे यार क्या कंट्रीब्यूशन था, तो उन्होंने रेलवे हमारे यहाँ पर है ना इंट्रोड्यूस कराई और उसको बहुत अच्छा फैलाया। इसके पीछे भी 2 कारण थे, एक तो आर्मी को पहुँचाना हर जगह, और दूसरा उनका रॉ मटेरियल समुद्र के है ना तट से, यानी जो सी पोर्ट्स होते हैं वहाँ से अपने यहाँ पर लाना बहुत आराम से। तो उन्होंने पूरी लाइन पहुँचा दी, जहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है और वहाँ से सी पोर्ट तक, और सी पोर्ट से अपना फिनिश गुड है ना अपने यहाँ तक गाँव तक लाना है। इसलिए उन्होंने रेलवे की लाइन को हर जगह पहुँचा दिया। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे यहाँ पे। देश में एक चीज़ अच्छी थी, वो रेलवे। एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत कम था हमारे यहाँ पर, उसके लिए ज़्यादा कुछ काम किया नहीं गया। और कम्युनिकेशन सिर्फ है ना सरकारी ऑफिस में थे। क्या थे? टेलीफोन लाइन और टेलीफोन सिर्फ सरकारी ऑफिस में थे, बाकी कहीं था नहीं। अगला आता है लास्ट में, अगर आपको बोले स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस पाते आने के टाइम तक, जस्ट पाने वाले हैं अपन 1947 से जस्ट पहले हमारे देश की इकोनॉमी की हालत क्या थी, तो अगर कोई पूछे तो ये था। पहला कॉलोनियल इकोनॉमी। क्या थी? कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब अभी बता दिया तुमको, ऐसी इकोनॉमी जिस पर किसी एक देश ने राज किया है, उसको पूरा निचोड़ दिया है, वो हालत थी हमारी। दूसरा था स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इसका मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ रेट या तो है ही नहीं या ना के बराबर है। क्या है? इकोनॉमी कंडीशन इन विच नो ग्रोथ टेक प्लेस, या फिर एकदम नैरो ग्रोथ हो, ग्रोथ या तो है ही नहीं या फिर बिल्कुल कम है, जहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? उसको कहते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। हमारी भी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, क्योंकि सिर्फ 0.5% ग्रोथ रेट थी। 0.5%। क्या थी? 0.5% ग्रोथ रेट थी, इसलिए हम कह सकते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी? लिखा हुआ है देखो, इकोनॉमिक इन विच इज ग्रोइंग एट वेरी लो रेट। अगला था पुअर एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। क्या था? सिंपल सी बात है, क्यों थी पुअर बैकवर्ड इकोनॉमी? लिखो देखो, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, लो पर कैपिटा इनकम, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इलिटरेसी, ट्रेडिशनल आउटलुक, नेचुरल कैलेमिटीज। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे है ना अकाल पड़ते थे। ये सारे कारण थे हमारे पुअर एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। ठीक है ना। अगला आता है सेमी फेडरल इकोनॉमी। सेमी फेडरल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? 3 तरह की इकोनॉमी होती है जो अपने पढ़ी थी पिछले साल, मार्केट, प्लान और मिक्स। अब यहाँ पे मार्केट का नाम हो गया है फेडरलिज्म, दूसरा होता है कैपिटलिज्म का मतलब होता है मार्केट, और तीसरा होता है सेमी फेडरलिज्म, इसको कहते हैं मिक्स। क्या कहते हैं? तो हमारी इकोनॉमी मिक्स थी। क्या थी? कुछ डिसीजन लेते था मार्केट, कुछ लेते थी गवर्नमेंट। ठीक है ना। जो गवर्नमेंट लेती है वो फर्स्ट वाला, जिसमें मार्केट लेता है वो कैपिटलिज्म, और दोनों मिक्स होता है तो अपनी इकोनॉमी थी। और लास्ट है डेफिसिट इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें चीज़ों को रिप्लेस नहीं किया जा सके। अगर आपके यहाँ पर कोई मशीन पड़ी है, वो ख़राब हो गई, तो आपके देश में वापस उस मशीन को वापस बनाने का सोर्स नहीं है। एक बार चीज़ गई तो गई। तो ये अपनी इकोनॉमी की हालत थी। ठीक है ना। डेफिसिट इकोनॉमी हैज़ नो इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। आपके यहाँ पे जो मशीन एक बार बनी है, आई है, आ गई, अब इसके बाद आपके कोई है नहीं, आपको बाहर से ही मंगानी पड़ेगी। तो ये ऐसी इकोनॉमी थी। अपना चैप्टर हो गया ख़त्म। ठीक है ना। कल मैं पूछूंगा वापस। थैंक यू सो मच।